आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ नेक्स्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, अब हम एप्लीकेशंस डिस्कस कर रहे हैं इनकी। तो सबसे पहले एक लाइन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। तो कंसिस्टेंट सिस्टम किसे बोलते हैं? कंसिस्टेंट सिस्टम है अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट्स सोल्यूशन वन और मोर एग्जिस्ट। तो ये वही 10th क्लास में जो हमने पढ़ा था उसके साथ बिल्कुल सही चल रहा है। और क्या चल रहा है कि अगर मेरा सोल्यूशन आता है, चाहे मेरा यूनिक सोल्यूशन आए चाहे मेरा इनफाइनाइट सोल्यूशन आए, सोल्यूशन तो आ रहे हैं ना। तो जब भी मेरे सोल्यूशन आ रहे हैं तो सीधी सी बात है कंसिस्टेंट सिस्टम है मेरा। ठीक है जी। ऐसे ही इनकंसिस्टेंट सिस्टम कब होगा मेरा? इनकंसिस्टेंट सिस्टम मेरा तब होगा जब मेरा नो सोल्यूशन होगा। ये सिंपल सा है। तो जब भी मेरा सोल्यूशन है, चाहे वेदर इट इज़ यूनिक या फिर इनफाइनाइट, कंसिस्टेंट होगा मेरा सिस्टम। और अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है तो मेरा इनकंसिस्टेंट होगा सिस्टम। ठीक है जी। अब वो कह रहा है अगली हेडिंग जो है मेरी, इसको मैं करके ऊपर चल रहा हूं। अब ये आ गया मेरा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम कि क्या बोल रहा है। देखो क्या रहा है, सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। यही मेन है, 6 मार्कर आएगा सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी, यूजिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो आपने इनवर्स की हेल्प से आपने इसको सिस्टम को सॉल्व करना है। और जेईई मेंस में भी आता है, सीधी सी बात है। ठीक है जी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना आपने। कि देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं। ठीक है, ये हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, राइट। तो इसको हमें मैट्रिसेस के हिसाब से लिखना आता है। कैसे लिखते हैं हम? कोफिशिएंट्स को हम ऐसे लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स करके ABC डाल के। और x जो है मेरा वो कॉलम वाइज बन जाता है, XYZ। ठीक है जी। और जो मेरा लास्ट D1 D2 D3 है वो मैं B से ऐसे लिख देता हूँ, B से डिनोट करके उसको भी कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं हम? ऐसा इसलिए करते हैं हम कि जब हम इक्वेशन बनाएंगे AX इज इक्वल टू B तो ये हमारी बिल्कुल फिट बैठेगी, है ना। तो इसलिए A को मैंने कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, X मेरा XYZ हो गया और B मेरा जो मेरा आंसर D1 D2 D3 आया वो बन गया। ठीक है, ये देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हमने इसको AX इज इक्वल टू B से लिख दिया। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम ऐसे सेग्रीगेट बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या बना, अब मैं आपसे यहीं पे करता हूं कि हम इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखो अब AX इज इक्वल टू B है तो क्या होगा, दोनों तरफ A इनवर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्या हो जाएगा, A इनवर्स AX इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो यहाँ पे A इनवर्स इंटू A तो आइडेंटिटी होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया, X से मल्टीप्लाई A इनवर्स B और X मेरा क्या आ गया, A इनवर्स B, क्योंकि आइडेंटिटी इंटू X तो X ही रहेगा। अब यहाँ से आपका XYZ की वैल्यू बड़े आराम से निकल के आ गई। आपने A इनवर्स निकालना है और B के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व हो गया। XYZ की वैल्यू मेरी निकल के आ गई। इतना सिंपल है ये। ठीक है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या ऐड हो गई, क्योंकि मुझे A इनवर्स निकालना है यहाँ पे। तो A इनवर्स कब निकलता है? A इनवर्स मेरा तब निकलता है जब A मेरा सिंगुलर मैट्रिक्स हो, नॉन सिंगुलर सॉरी, यानी कि A जो मेरा डिटर्मिनेंट है वो सॉल्व होकर कितना आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। तो ये कंडीशन मुझे हमेशा चेक करनी पड़ेगी, तभी मेरा A इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो इतना सिंपल है ये। तो यहाँ तक किसी को डिस्कशन करनी है तो मेरे साथ कर सकता है। इसके अंदर देखो उसने आगे जब ले गया इसको तो वही चीज़ जो हमने करी है वही उसने यहाँ लिख दी कि केस 1 क्या है कि A इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि आपका A का जो डिटर्मिनेंट दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो उस केस में यही करा उसने, A इनवर्स दोनों मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड और X इज इक्वल टू A इनवर्स B आ गया मेरा। तो ये तो जब मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो मेरे सोल्यूशन बड़े आराम से ऐसे निकल के आ सकते हैं। ओके, अब उसने नीचे नाम भी दे दिया, अगर हमको ये पता होना चाहिए। दिस मेथड ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज नोन एज मैट्रिक्स मेथड। तो अगर मुझे क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि यूज मैट्रिक्स मेथड टू सॉल्व दिस, तो इसी मेथड से होगा, इन्वर्स वाले मेथड से। ठीक है जी। और इसमें देखो एक और चीज़ लिख दी उसने कि दिस प्रोवाइड्स यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन तो आना ही आना है,
क्योंकि जब मेरा यहाँ पे नॉन सिंगुलर हो गया मैट्रिक्स तो ये तो मुझे पता ही है कंडीशन। सर फिर से बताना, मेरे ने एक्चुअली फ्लक्चुएट मार रहा काफी, तो मैं कोई बात नहीं, जस्ट बीच में नहीं, जब मैं पूछता हूँ ना आपसे कि एक बार फिर डिस्कशन तब बोला करो, ठीक है। तो क्योंकि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स था इसीलिए यूनिक सोल्यूशन आना है, राइट। तो इसमें हाँ जी आकाश, देखो कुछ नहीं है, ये वही चीज़ है। ऊपर वाली स्क्रीन आपने देखी थी, 1 मिनट में रोक रहा हूँ रिकॉर्डिंग, फिर बात करते हैं, लंबी बात दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी। अब केस 2 देखो क्या बोल रहा है। केस 2 कहता है कि इफ़ ए इज़ ए सिंगुलर मैट्रिक्स, तो अब क्या कर दिया उसने, बोल दिया कि सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी कि डिटर्मिनेंट ए का निकालेंगे तो 0 आएगा। पिछले केस में तो नॉन सिंगुलर था, तो सिंपल सा केस था। अब जब डिटर्मिनेंट ए आपका 0 आ जाएगा तो इन्वर्स तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, तो आप क्या करेंगे, वो कहता है आप क्या करेंगे कि एडजॉइंट ए निकालिए और उसे बी से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है जी। और फिर 2 केस बनेंगे, एक बार तो जब ये नल मैट्रिक्स के बराबर होगा और एक बार जब ये नल मैट्रिक्स के बराबर नहीं होगा। तो नीचे वाला बराबर है, सॉरी ऊपर वाला नहीं बराबर है। तो क्या करेंगे आप, जब आपका ये सिंगुलर होगा तो आप एडजॉइंट ए निकालेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ। तो 2 केसेस बनेंगे, पहला केस बनेगा जब ये नल मैट्रिक्स होगा और दूसरा जब ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा, ठीक है जी। तो जब तो ये नल मैट्रिक्स नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, तो आएगा मेरा नो सोल्यूशन, तो मेरा सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट। तो ये इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हो जाएगा। और जब मेरा ये भी अगर मेरा नल मैट्रिक्स से बराबर आ गया तो फिर आएगा मेरा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। तो फिर क्या आएगा मेरा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, और ये कंसिस्टेंट में ही आएगा क्योंकि सॉल्यूशन तो है ही ना। तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि अगर नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, और इसको हम इनकंसिस्टेंट बोलेंगे। और एडजॉइंट ए बी अगर करा तो क्या बना, तो आज यहाँ पे आइदर कंसिस्टेंट, ये देखो ये लाइन ना मैं आपको सजेस्ट करूँगा इसको आप देखो ही मत, ये मिसलीडिंग है, कंपटीशन में भी आती है, सिंपल है। अगर ये 0 होगा ना तो आप इसको सिर्फ इनफाइनाइट ही कंसीडर करेंगे और ये कंसिस्टेंट होगा, ठीक है जी। आप इतना ही करेंगे, बाकी लाइन पे आप ध्यान नहीं देंगे, इसको हटा दो, क्योंकि मुझे आज तक कोई केस ऐसा नहीं दिखा जहाँ पे दोनों हो। हमेशा ये कंसिस्टेंट और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस ही लिया जाता है कंपटीशन में भी, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये सिंपल, इसको जो ऊपर मैंने बनाई है इसको याद रखो, ठीक है। तो अगर इसको रिकैप करेंगे तो हमारे पास क्या सिचुएशन बन गई, हमारे पास सिचुएशन बन गई कि सबसे पहले तो जी हम डिटर्मिनेंट ए निकाल लेंगे। अब उसके 2 केसेस बनेंगे, अगर तो ये नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो सिंपल हमारा x क्या आ जाएगा, ए इनवर्स बी से हम निकाल लेंगे। और अगर ये इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसमें हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ए इंटू बी कर देंगे और उसमें 2 केसेस बना लेंगे। अगर तो ये यहाँ पे क्या कहते हैं, नॉट नल मैट्रिक्स आता है, नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो नो सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर ये इक्वल टू नल मैट्रिक्स आता है तो इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा। इस सिंपल डायग्राम को आप याद रखिए, इसके बेस पे हम कर सकते हैं इसे। तो किसी को समझ नहीं आया तो मेरे से डिस्कशन कर सकता है। चलिए जी, एग्जाम्पल 27 देखिए क्या बोल रही है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब आपने ये सॉल्व करना है, राइट। उसने पहले छोटी एग्जाम्पल से आपको सिखा रहा है, वो 2x2 की से। तो इसमें हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट्स को पहले हम एक तरफ लिख लेंगे, 2 3 5 2, ओके। और एक्स वाई को हम एक तरफ ऐसे लिख लेंगे, एक्स वाई, और 1 7 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपली इसका वो देखेंगे डिटर्मिनेंट निकाल के। तो जैसे ही आप, ये ए है, ये मेरा ए आ गया, ये मेरा एक्स आ गया, ये मल्टीप्लाई करके बी आ गया। क्लियर है बात आपको? तो आप इसमें देख सकते हैं ऐसा आपको दिख रहा। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम डिटर्मिनेंट ए कैलकुलेट करते हैं कि क्या होगा। तो डिटर्मिनेंट ए देखो 4 - 15, तो -11 आ रहा है, 4 - 15 -11 आ रहा है, तो दैट मीन्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो यूनिक सोल्यूशन तो मेरा है। तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स हम निकालेंगे, उसके लिए एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब एडजॉइंट तो इसका सिंपल होता है, एडजॉइंट क्या होगा, इनवर्स जो होता है डिटर्मिनेंट, वो क्या कहते हैं, सॉरी, ए इनवर्स इज व्हाट, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब 1 ओवर ए तो मेरा निकल ही चुका है,
-1/11, ठीक है। एडजॉइंट है क्या आएंगे, इन दो को इंटरचेंज करेंगे तो 2 ही आएगा, और उधर साइन चेंज कर देते हैं हम दो एलिमेंट्स का। 2/2 का एडजॉइंट तो इतना सिंपल होता है, राइट। तो ये मेरा आ जाएगा, देखो ये यहाँ पे निकाला है इसने, ये माइनस साइन मिसिंग है इसमें, और इन दो में भी माइनस साइन मिसिंग है। तो ये मेरा ए इन्वर्स यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, अब सिंपली हमने जो किया था ऊपर कि जब मेरा ए एक्स इज इक्वल टू बी है तो एक्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी आ जाएगा। तो बस ये निकाल देते हैं, ए इन्वर्स इंटू बी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे उसने ए इन्वर्स बी को देखो मल्टीप्लाई किया, ये ए इन्वर्स है और ये उसका बी है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया और ये मेरा इधर आ गया, ठीक है जी। तो इसके नीचे बस एक्स वाई क्या, इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। तो आप इसको, मैं नीचे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसने स्नैपशॉट खींचना है फटाफट खींच लो। तो ये इसमें देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे फिर से करूँ, इसने मल्टीप्लाई जो करा है वो यहाँ पे करा है, ठीक है। इसका सॉरी ये किया इसने, और यहाँ पे इसका आ गया -33 होगा, और यहाँ बाहर भी माइनस, ठीक है जी। ये मल्टीप्लाई करके आ गया ए इन्वर्स बी को, ये ए इन्वर्स था ऊपर और ये बी था, राइट। तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंगल आ गया। अब 11 से इसने अंदर डाल के डिवाइड कर दिया तो 3 और -1 आ गया। तो अब x क्या आएगा, x मेरा 3 आएगा और y मेरा -1 आएगा। तो x इज़ 3, y इज़ -1। तो ये मेरा सोल्यूशन निकल गया। सिस्टम x और y जब निकल आता तो मेरा सॉल्व हो जाता ना कोई भी क्वेश्चन। तो ये ऐसे होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल 28। देखो जी ये क्या बोल रही है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड देखो इसने नाम दे दिया, तो हमें पता है कि अब हम एक्स ए इन्वर्स बी वाले मेथड से ही इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए फिर से डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे। पहले इसको लिख लेते हैं। देखो ए ये रहा, एक्स ऐसे लिख लिया, बी ऐसे लिख लिया जी आपने। डिटर्मिनेंट ए निकाला इसने, -17 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0 रहा, तो इसका मतलब कि ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसने क्या किया, अब इसने ए इन्वर्स निकालने के लिए एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसने कोफैक्टर्स निकालने शुरू कर दिए, A11, A21, A31। तो ये कोफैक्टर्स हमें निकालने आते हैं। सारे कोफैक्टर्स निकाल के अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। जो कलम से गलती होगी थी ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद हमारा एडजॉइंट ए आ जाएगा। एडजॉइंट ए से सीधा इन्वर्स निकाल दिया उसने, ठीक है जी। एडजॉइंट ए ये हमारा डिटर्मिनेंट आया था और ये एडजॉइंट आ गया, दिस इज एडजॉइंट ए। ये मेरा एडजॉइंट ए है और ये 1/, डिटर्मिनेंट ए है। यही ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से मेरा इन्वर्स आ गया निकल के, और उसके बाद ए इन्वर्स बी करना है बस मैंने एक्स निकालने के लिए। तो इन्वर्स मेरा ये आ चुका है, ए इन्वर्स ये रहा, बी ये रहा। तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया और इसको मैं नीचे की तरफ लेके चल रहा हूँ। तो दोनों को मल्टीप्लाई किया देखो, और लास्ट लाइन में ये मेरा आंसर आ गया। ये मल्टीप्लाई किया ए इन्वर्स बी को, इसके साथ ए इन्वर्स इंटू बी कर दिया, ये मेरा बन गया। -1/17 से अब अंदर डाल दिया, सारे साइंस चेंज हो गए, और हर एलिमेंट क्योंकि मैट्रिक्स है सबके सब से डिवाइड करेगा, ठीक है जी। तो 1 2 3 आ गए, तो इसका मतलब x मेरा 1 आ गया, y मेरा 2 आ गया और z मेरा 3 आ गया। तो इन दिस वे मैं 3x3 मैट्रिक्स को आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 29th क्वेश्चन क्या बोलता है, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। एक चीज़ तो मुझे सीधी सीधी ये दे रहा है कि 3 नंबर का सम है, तो 3 नंबर अगर मैं x y z ले लूँ तो तीनों नंबर का सम 6 है। एक इक्वेशन मेरी यहाँ से बड़े आराम से आ गई। इफ़ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाय 3, तो थर्ड नंबर क्या है, z है, तो थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, और इसमें हम सेकेंड नंबर ऐड कर देते हैं। वी गेट 11, तो हमें क्या मिलता है, 11 मिलता है। तो ये सेकेंड कंडीशन आ गई। थर्ड क्या बोलता है, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर्स, तो फर्स्ट एंड थर्ड नंबर ऐड कर देते हैं। वी गेट डबल ऑफ द सेकेंड नंबर, तो हमें क्या मिलता है, डबल ऑफ सेकेंड नंबर, ठीक है जी।
रिप्रेजेंट इट एल्जेब्रिकली, तो ये तो रिप्रेजेंटेशन मेरी हो ही गई एल्जेब्रिकली, दिस इज एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एंड फाइंड द नंबर्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, तो मैट्रिक्स मेथड भी हमें आता है और फाइंड द नंबर्स से हमें समझ ही आता है कि एक्स वाई जेड को सॉल्व करना, नहीं भी लिखा होता है इसने। तो अब ये बड़ा सिंपल है, देखो पहली इक्वेशन मेरी बिल्कुल ये मैच कर रही है, सेकेंड इक्वेशन मेरी ये मैच कर रही है और थर्ड इक्वेशन मेरी ये मैच कर रही है। तीनों को उसने सॉर्ट आउट करा, स्टैंडर्ड बनाई और ये मेरा ए आ गया। ए आपको यहीं से दिख रहा है 1 1 1, ठीक है जी। ये देखो ए आ गया मेरा एग्जैक्टली, एक्स मेरा ये आ गया, एक्स वाई जेड ले लेते हैं हम नंबर्स को, और बी मेरा राइट हैंड साइड 6 11 0। अब 0 कहाँ से आया, इसको आप अगर ठीक करके लिखेंगे प्लस जेड इज इक्वल टू 0, तो 6 11 और 0 ये बन गया। अब आप ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, चेक करेंगे कि 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसने ए का डिटर्मिनेंट यहाँ पे निकाला है, तो ये साइन यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रहा है, 9 या -9 है, तो मतलब 0 तो नहीं आ रहा, ठीक है जी। आप सिंपली वही 3/3 का सॉल्व करेंगे, आगे कुछ नहीं करना आपने और आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको आगे करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसने कोफैक्टर्स निकाल लिए, ये सारे ये कोफैक्टर्स आ गए सारे। अब कोफैक्टर्स आने के बाद यहाँ पे इसने एडजॉइंट ए निकाल लिया, ट्रांसपोज कर दिया कोफैक्टर्स का, और उसके बाद इसने ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है जी, फॉर्मूला लगा के। और उसके बाद इसने एक्स ए इनवर्स भी सिंपली जो हम करते हैं वही कर दिया। तो इसने मल्टीप्लाई किया और आपका आंसर सीधा x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड z इज इक्वल टू 3 ये लास्ट में आ गया, ठीक है जी। तो इतना आसान है ये मेरा, अगर आपको समझ आ गया, किसी को डिस्कशन करनी है एक्सरसाइज करने से पहले हम कर सकते हैं। तो ये है जी मेरी एक्सरसाइज 4.6। अब इसमें देखो पहले वाले एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंसी एग्जामिन करनी है। और कंसिस्टेंसी हमारी किससे निकल आती है, बिना सॉल्व करे सिर्फ डिटर्मिनेंट ए से ही निकल आती है ना। या फिर अगर ए 0 नहीं हुआ, पहला स्टेप मैं क्या चेक करने वाला हूँ, मैं चेक करने वाला हूँ कि डिटर्मिनेंट ए मेरा अगर तो ये आ गया तो सीधा कंसिस्टेंट, अगर ये नहीं आया ये आ गया तो मैं क्या निकालूंगा, मैं एडजॉइंट ए इंटू बी निकालूंगा। और एडजॉइंट ए इंटू बी निकालूंगा और वो क्या आना चाहिए, वो मेरा 0 नल मैट्रिक्स आना चाहिए। वो मेरा नल मैट्रिक्स आएगा तो मेरे इनफाइनाइट सोल्यूशन आएंगे, तब कंसिस्टेंट होगा। तो या तो मेरा ये आना चाहिए और अगर ये आ गया तो मेरा ये आना चाहिए। तो ये दो चीज़ें मैं चेक करूँगा तो मुझे पता चलेगा कि कंसिस्टेंट है या नहीं है, ठीक है जी। तो इसको स्टार्ट कहाँ से करें, देखो सिंपल है वैसे तो, डिटर्मिनेंट ए 0 आ जाएगा तो आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। पहले दो तो बहुत ही आसान है, देखो सीधा दिख रहा है आपका, यहाँ क्या है 1 है 2 है 2 है 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट 3 - 4 -1 आ रहा है इसका डिटर्मिनेंट। तो ये तो कंसिस्टेंट 100% है क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 आ गया। सेम 2 में आप देखोगे तो 2 का क्या बन रहा है, 2 - 1 1 और 1, इसका निकालेंगे तो क्या बनेगा 2 + 1, 2 + 1 कितना बना मेरा 3 बन गया। तो ये भी मेरा जो है क्या चीज़ आ जाएगी इसमें, इसमें मेरी क्या आएगी 2 + 1 3, तो ये भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया, तो ये भी मेरा कंसिस्टेंट है। अब 3 है, 3 को एक बार देख लेते हैं क्या बनेगा, मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब इसमें थर्ड के लिए एक सेकंड दो जरा, तो इसके अंदर 2/2 का मैं शायद यहीं पे छोटा सा कर पाऊंगा क्योंकि जल्दी निकल आता है। तो ये 1 थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं, 1 3 2 6, तो ये 6 - 6 ये डिटर्मिनेंट 0 आ गया। तो मुझे अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए कितना होता है, अब एडजॉइंट ए मेरा जो है वो क्या होता है, 1 और 6 को इंटरचेंज करेंगे हम, तो 6 और 1 आ जाएगा और नेगेटिव साइंस इन दो में लगा देंगे। तो ये तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। और बी क्या है, बी मेरा 5 और 8 है, राइट, ये मेरा बी है ना, यहाँ से इन दोनों को लिख देते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना आएगा
6 इंटू 5 30 -24 और नीचे से -2 इंटू -10 +8, तो ये क्या है 6 और नीचे क्या आ गया -2। तो क्या ये नल मैट्रिक्स आया? नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ है? नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गया। तो इसका मतलब इनफाइनाइट सोल्यूशन तो है, तो ये तो नो सोल्यूशन हो गया। तो नो सोल्यूशन वाला क्या होता है? ये इनकंसिस्टेंट होता है। तो थर्ड पार्ट इज माय इनकंसिस्टेंट। सबको समझ आ गया जी थर्ड पार्ट कैसे करना है? किसी को डिस्कशन चाहिए तो हम कर सकते हैं। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ सेम करने हैं। अब आपने 3/3 के लिए आप अपने आप करेंगे, होमवर्क है आपका। फोर्थ में देखो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक हिंट मैं आपको दे देता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, इसमें आपका ए आ रहा है ना? तो ए आपको डिटर्मिनेंट तो आपका कैलकुलेट नहीं करने देगा। तो हम क्या करते हैं, लास्ट लाइन को हम चेंज करके लिख लेंगे। तो लास्ट लाइन को क्या लिखेंगे? ऊपर जैसे x + y + z = 1 है। सेकेंड मेरा 2x + 3y + 2z = 2 है। और थर्ड इज माइन ax + ay + 2az = 4 है। तो अब इसमें a मुझे डिटर्मिनेंट नहीं करने देगा, तो मैं क्या करता हूँ, a कॉमन निकाल लेता हूँ और उस साइड भेज देता हूँ। तो जैसे ही मैं a कॉमन निकाल लूँगा तो x + y + 2z = 4 आ जाएगा और x + y + 2z = 4/a आ जाएगा। ठीक है जी। अब मुझे सॉल्व तो करना नहीं है ऐसे जो मैं a के चक्कर में पढ़ूँ। तो मेरी इक्वेशन कौन सी होगी? 1, 2 तो ये होगी और तीसरी ये होगी। मेरा डिटर्मिनेंट तो निकल ही आएगा। तो डिटर्मिनेंट मेरा 1, 1, 1 फर्स्ट से, 2, 3, 2 सेकेंड से और 1, 1, 2। तो इसका मैं डिटर्मिनेंट निकाल लूँगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 आया तो सिंपली मेरा आंसर यहीं आ जाएगा। मुझे 4/a के चक्कर लगाने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है जी। और 0 इसकी रोज़ तो वैसे मैच कर नहीं रही हैं, तो 0 मेरे हिसाब से आने भी नहीं वाला। आइडेंटिकल रोज़ बन नहीं रही हैं, तो आंसर मेरा ये सिंपली यहीं से निकल आएगा। तो इसमें छोटी सी ट्रिक ये लगानी थी। ठीक है, जिसने स्नैपशॉट खींचना खींच लो और किसी ने डिस्कशन करनी है वो भी कर सकता है। अब फिफ्थ और सिक्स्थ आपका होमवर्क है जी। कुछ नहीं करना आपको, सिंपली जो अभी तक हमने डिस्कस करना है वही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सॉल्व करनी है यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 7 से 14 क्वेश्चन। तो जैसे एग्जांपल्स करी हैं सेम आपको वैसे ही करना है। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। इसमें आप सब खुद करेंगे 7 to 14 सारे आपका होमवर्क है। किसी को कोई डिफ़िकल्टी आएगी तो आप मेरे से नेक्स्ट लेक्चर में डाउट्स डिस्कस कर सकते हैं। वैसे आने नहीं वाली, सिंपल है सब कुछ। 15th क्वेश्चन कह रहा है आपका, इफ़ ए, ये आता है, ये 6 मार्कर आता है भाई। इफ़ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड ए इनवर्स। तो ये तो हम कर लेंगे फाइंड आउट। ठीक है जी। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम डिटर्मिनेंट ए फाइंड आउट कर लेंगे, वही अपना नॉट इक्वल टू 0। और फिर उसके बाद ए इनवर्स हम अपना फॉर्मूला जो हमारा ए इनवर्स का है उससे हम ये फाइंड आउट कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, यूजिंग ए इनवर्स। अब क्या करना है, सेकेंड पार्ट है यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अब ए इनवर्स को यूज़ करके सॉल्व करना है। तो आप इसको जैसे ही लिखोगे तो क्या बनेगा, ये 2, 3, 1, -3, 5, 2, -4, 1, -2, राइट। ये मेरा ए बन गया और x, y, z मैं यहाँ लिख दूंगा एंड इज इक्वल टू 11, -5 एंड 3 मेरा ये आ गया। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो मैंने बनाया था क्या ये ए ही नहीं है क्या? ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन में मुझे दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो मैंने ए इनवर्स यहाँ पे निकाला होगा, जो मेरा आंसर, मैंने चुपचाप x, y, z फाइंड आउट करना है। तो मुझे बस ए इनवर्स इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। तो ये मेरा जो x है, ए इनवर्स मैं इस साइड ले जाके बस b के साथ, ये जो मेरा b है, ठीक है ना, इसके साथ में बस मल्टीप्लाई करना है। तो ए इनवर्स मेरा रेडीमेड यहाँ से आ जाएगा, जो मैंने पहले पार्ट में निकाला था, बस मल्टीप्लाई करना रह जाएगा b के साथ और मेरा आंसर आ जाएगा। इधर -3 है, मैंने गलत लिखा था। ठीक है जी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन मुझे हैंड्स करके निकालने होते हैं, फर्स्ट पार्ट को इक्वेट करके देख लेते हैं कि सेकेंड किस पार्ट से इक्वेट कर रहा है। ठीक है जी, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्लियर है सबको?
किसी ने डिस्कशन करनी है या आगे चलें? चलो जी, जिसने स्नैपशॉट लेना फटाफट ले लो। चलो जी, अब 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 16th क्वेश्चन देखो, कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 4 kg अनियन, 4 kg अनियन, 3 kg वीट, 2 kg राइस इज 60। तो ये तो हमारा ऐसे ही बन गया। देखो क्या होगा भाई, 4 kg लेफ्ट में मैं इक्वेशन बनाता हूँ। अगर मेरी आपने निकालनी भी क्या है, देखो कॉस्ट ऑफ ईच आइटम निकालनी है ना, तो अनियन की कॉस्ट अगर मैं x रुपीज़ ले लेता हूँ पर केजी की, आपको डिफाइन ज़रूर करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अनियन की कॉस्ट 1 kg की मैं x ले लेता हूँ तो ये 4x हो जाएगा। अगर वीट की मैं y ले लेता हूँ तो 3y हो जाएगा। राइस की मैं z ले लेता हूँ तो 2z हो जाएगी इसकी कॉस्ट। तो तीनों को ऐड करके 60 रुपीज़ आ रहा है मेरा। तो पहली इक्वेशन मेरी क्या बन गई, 4x प्लस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 60। आप एक्स वाई जेड को वेरिएबल को इंट्रोड्यूस ज़रूर करेंगे, दैट कॉस्ट ऑफ क्या है ये, कॉस्ट ऑफ ऑनियन पर केजी इज x। तो ऐसे सबको इंट्रोड्यूस करेंगे, बिना इंट्रोड्यूस करे नहीं डालेंगे। उसके बाद द कॉस्ट ऑफ 2 kg अनियन, 4 kg वीट एंड 6 kg राइस इज 90। तो 2 kg अनियन, 4 kg वीट प्लस 6 kg राइस 90 डिग्री और डिग्री सॉरी रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ 6 kg अनियन, 2 kg वीट एंड 3 kg राइस इज 70। तो तीसरी भी दे दी उसने। तो 6 kg का मेरा अनियन आ गया, 2 kg की मेरी वीट आ गई और 3 kg की मेरी राइस आ गई, 70 रुपीज़ टोटल। तो मेरी इक्वेशन तो अपने आप बन गई। अब सॉल्व करना है तो बड़े आराम से भाई, इनको 4 3 2 2 4 6 6 2 3 राइट, और मल्टीप्लाई बाय एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 60 90 एंड 70। तो पहले आप वही अपना ए डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करोगे। अगर वो ज़ीरो नहीं आता है तो फिर सिंपली x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी करके आप निकाल लेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। किसको इसमें कोई डाउट या डिस्कशन है तो वो कर सकता है। तो चैप्टर मेरा फिनिश हो गया। मिसलेनियस करने से पहले एक बार जितना भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको अगर हम रीकैप करते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या क्या पढ़ा है डिटर्मिनेंट्स में अभी तक, ये हमारा माइंड मैप बनाने में काम आएगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में जाना था कि डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, और हमने बेसिकली वहाँ पे अगर हम एक वर्ड में कहें तो एक्सपेंडिंग सीखी थी। डिटर्मिनेंट्स की कैसे एक्सपेंशन करनी है, रो वाइज करनी है चाहे कॉलम वाइज करनी है। ओके, सेकेंड एक्सरसाइज में ये मेरी स्टार्ट एक्सरसाइज थी क्योंकि इसमें प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगाना था मुझे, और प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स लगा के मुझे प्रूविंग करनी थी। ठीक है जी, डिटर्मिनेंट्स। तो खास तौर पे मैंने आपको कहा था इसमें एक वो एक्स वाई जेड वाला क्वेश्चन और 13th 14th वाले जो है वो स्टार्ट क्वेश्चन है 3x3 के, ये 6 मार्कर आते ही आते हैं। राइट, ओके। प्रॉपर्टीज़ के बाद थर्ड एक्सरसाइज जो है मेरी, उससे क्या शुरू हो गया था हमारा, प्रॉपर्टीज़ के बाद हमने क्या पढ़ा था, एक में फोर्थ में तो मुझे याद आ रहा है हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पढ़ा था कि थर्ड थी एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, कोई बताएगा मुझे। तो थर्ड एक्सरसाइज जो थी दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इसमें भी सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चन थे, या तो एरिया निकालना था या इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी थी या के अननोन की वैल्यू। ओके, तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्राइंगल में आ जाते हैं। फोर्थ जो था, इसके बाद एक अलग ही ऑल टुगेदर चीज़ शुरू होगी, और सबसे पहले क्या उसने बेस बनाया कि व्हाट आर माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो उसने इंट्रोड्यूस इसको किया था। इसको इंट्रोड्यूस करने का उसका मेन एम क्या था, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बाद वो आपको एडजॉइंट निकालना बताना चाहता था, और एडजॉइंट से बेसिकली वो कहाँ जाना चाह रहा था, वो इन्वर्स पे जाना चाह रहा था। यहाँ हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट वो करी थी प्रॉपर्टीज़, तो ये भी स्टार्ट हो जाती हैं। ओके, और उसके बाद लास्ट में
इस इन्वर्स को वो क्यों निकालना चाह रहा था? वो इन्वर्स को इसलिए निकालना चाह रहा था कि वो जो हमारी सॉल्व करे, किसको सॉल्व करे? हमारी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, तो ये मेरा एक बन गया। अब 7th है मिसलेनियस। इन सारी को यूज़ करके अब लेवल अप होगा और हम स्टार्ट करेंगे अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो ये मेरा माइंड मैप था।